गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ अविनाश सरस्वत। कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। लास्ट वीडियो को देख करके शेयर मार्केट के बारे में कुछ चीजें हमारी क्लियर हुई कि शेयर मार्केट है क्या। अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो यहाँ लास्ट वीडियो बिना देखे आया है, या जिसको ये नहीं पता कि हमने जो लास्ट वीडियो डाली थी शेयर मार्केट की उसमें क्या बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। लास्ट वीडियो में हमने शेयर मार्केट के कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखा था। उसके बाद हमने ये देखा शेयर मार्केट में लोग क्यों पैसा नहीं लगाते, क्या क्या यहाँ रिस्क हैं, उन सारी चीजों पे बात की। आज हम उन्हीं सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं कि ये मार्केट वर्क कैसे करता है। तो एक एक करके चीजों को क्लियर करते चलते हैं। लास्ट वीडियो हमारी इस फिगर पे खत्म हुई थी। इन सारी चीजों को हमें ब्रीफली डिस्कस करना था आज। चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत से ही। यहां हमें एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, आईपीओ। कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है? जब उसे पैसे की नीड होगी। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसे अगर सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी को आम लोगों में बांट रही है, लेकिन मुफ्त में तो कोई भी चीज बांटेगी नहीं कंपनी। तो इसके लिए वो अपने शेयर का रेट फिक्स करती है, और रेट फिक्स होने के साथ ही साथ जब कंपनी आईपीओ लेकर के आती है तो उसमें वॉल्यूम भी फिक्स होता है कि कितना अमाउंट है शेयर का। अच्छा देखिए, एक बार कंपनी आईपीओ ले आई, अब डायरेक्ट कंपनी तो यूजर के पास पहुंचेगी नहीं, हमें चरण को समझना है, ये साइकिल क्या है। अब आईपीओ जो आया वो गया एनएसई या बीएसई में, एक्सचेंज बोर्ड में। बोर्ड के पास अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि एंजल वन, अपस्टॉक्स, ये तो कुछ मेजर प्लेटफॉर्म्स है। ऐसे ही टोटल कितने प्लेटफॉर्म है? 1500 से ज्यादा प्लेटफॉर्म है जहां से कि हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के नीचे आते हैं यूजर्स, यानी कि हम और आप लोग। अब यहां समझिए, कंपनी अपना आईपीओ ले आई, कंपनी ने बोर्ड में भी, एक्सचेंज बोर्ड में भी उसको डाल दिया, वहां से वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आ गया। अब वो यूजर्स तक कैसे पहुंचा? देखिए, मैंने माना कि शुरुआत में यहां टीसीएस कंपनी का आईपीओ आया था जिसकी नेट वॉल्यूम 1000 थी। वैसे कभी कोई कंपनी 1000-2000 के शेयर्स की वॉल्यूम नहीं लाती, वो लाखों करोड़ों में होते हैं। लेकिन यहां हम समझने के तौर पे चीजों को समझ रहे हैं कि 1000 शेयर अगर टीसीएस अपने लेकर के आए तो टीसीएस ने वो शेयर एनएसई बीएसई को पहुंचाए, उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचाए और वहां से ये यूजर्स तक पहुंचे। अब बोलो, इतना सिंपल खेल है भाई, ये तो हम भी कर लेते सर, इसमें आपने क्या अलग बताया है? भाई ये सारी चीजें एक चार्ट के रूप में लिखी हुई दिख रही है, ये हमें दिख रहा है आईपीओ से एनएसई में गया, वहां से डिजिटल प्लेटफॉर्म में और यूजर्स में। तो इसमें नया क्या है? देखिए, कल जब हम लोग बात कर रहे थे रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क की, तो रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क यही है। यहां से हमें चीजों को समझना है। अच्छा, शेयर है, अगर शेयर का रेट अप डाउन हो रहा है XYZ कोई भी रीजन है, कुछ तो रीजन होगा कि शेयर कभी प्लस में रहता है, कभी हम देखते हैं कि उसी कंपनी का शेयर कुछ रेट नीचे आ जाता है। हमें यहां इस वीडियो में वो सारी की सारी चीजों को समझते हुए चलना है। देखिए, किसने कितने शेयर लिए, इसका हिसाब किताब रखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। इसी हिसाब किताब को रखने के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमें डीमेट अकाउंट देते हैं। ये जो डीमेट अकाउंट है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा खुलता तो है, ये कल की क्लास में भी हम लोगों ने क्लियर किया था और आज फिर क्लियर कर रहे हैं, लेकिन इस पे कंट्रोल किसका रहेगा? सेबी का। अब ये सेबी क्या है? जो लोग लास्ट वीडियो जिन्होंने देखा है उन्हें पता है सेबी क्या है। वैसे हम लोग क्या बताते हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है, भारत सरकार का इस पे कंट्रोल रहता है।
हमने कौन सा शेयर खरीदा, कौन सा शेयर बेचा, इस सब की लिस्ट हमारे डीमेट अकाउंट में रहती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि सर अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खोला है हमारा डीमेट अकाउंट, तो कल को अगर ये एंजल वन ना रहा, आप स्टॉक्स ना रहा, या कोई भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर नहीं रहता है, तो सर हमारा शेयर भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, आपका डीमेट अकाउंट जो है ये हमेशा सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये किसके अंडर है? सेबी के अंतर्गत आता है। जब ये डीमेट अकाउंट खोलते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपका, तो उसी के साथ साथ ये अपने प्लेटफॉर्म पर भी एक सेविंग अकाउंट और खोलते हैं आपका, जिसकी हेल्प से आप शेयर्स को खरीद बेच ये सारी की सारी चीजें करते हो। अब शेयर्स का हिसाब किताब एक बार देखें। ये देखिए, जैसे कि यहां शेयर खरीदना और बेचना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। अभी आप शेयर बेच रहे हैं, कहीं और कोई शेयर खरीद रहा होगा, तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब हम देखते हैं शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं। टीसीएस का ही एग्जांपल लेकर के हम लोग चलेंगे। माना टीसीएस ने अपने 1000 शेयर मार्केट में उतारे, ये डिफरेंट लेवल्स पे होते हुए यूजर्स तक पहुंचे। जब ये 1000 शेयर पूरे बिक गए, जब ये होल शेयर सेल आउट हो गए, अब सुनना देखिएगा, यहां से थोड़ी देर के लिए कंपनी का इन्वॉल्वमेंट अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कंपनी का इन्वॉल्वमेंट कहां से शुरू होगा। देखिए, एक बार 1000 शेयर बिक जाने के बाद कंपनी के पास पैसा पहुंचा और कंपनी यहां से आउट हो जाती है, फिर कंपनी का कोई सिनेरियो नहीं रहता। अब देखिए, इन 1000 यूजर्स के पास 1000 शेयर पहुंच गए, और भी यूजर्स होंगे, किसी ने 10 शेयर ले लिए, किसी ने 15 शेयर ले लिए। अब अगर इस यूजर को सडनली जरूरत पड़ती है पैसे की, तो ये अपने शेयर बेचने के लिए क्या कंपनी मालिक को थोड़े ढूंढेगा। अब बात करते हैं यहाँ कि फिर शेयर कैसे बिकते हैं, कैसे खरीदे जाते हो, कैसे उसका रेट फ्लक्चुएट होता है। असल गेम अब यहां से शुरू होता है। एक बार ऐसे रब कर दें देखो, तो चीजों को समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखिए, 1000 शेयर्स थे, सारे शेयर सेल आउट हो गए। अब ये कोई यूजर है, यूजर 1, इसके पास मैंने मान लिया 80 शेयर्स थे टीसीएस के, उसमें से इसने कहा कि मुझे 40 शेयर अपने बेचने हैं, 40 शेयर्स ही हैव टू सेल आउट, इसको 40 शेयर अपने बेचने हैं 80 में से। तो अब क्या ये दोबारा कंपनी को थोड़े ढूंढेगा कि भाई मेरे अपने शेयर ले लो और मेरा पैसा दे दो? नहीं, जैसे आप एक यूजर हैं, ऐसे ही लाखों करोड़ों यूजर्स हैं। और जिस मार्केट की हम लोग बात कर रहे थे, एनएसई बीएसई, ये एक तरीके से बड़ा बाजार ही तो है जहां सारे शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं। तो यहां बोली लगाने वाले या शेयर खरीदने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। जैसे ही आपने यहां से 40 शेयर रिलीज किए, कोई और होगा जिसको 40 शेयर की जरूरत होगी, उसने ये 40 शेयर खरीद लिया आपसे, उसने पैसा आपको दे दिया और शेयर उसके हो गए। चीजें समझो, अब यहां कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बचा, लोग ही आपस में एक दूसरे से शेयर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो यहां रेट कैसे फ्लक्चुएट होता है, ये समझे कि रेट, शेयर का रेट कब बढ़ेगा और कब कम होगा। देखिए, कहीं बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है, बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे हमें अपनी इकोनॉमी के पे बने रहना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। देखो, डिमांड एंड सप्लाई का सीधा सीधा सा खेल है। जब तक डिमांड और सप्लाई दोनों लेवल में है, तब तक तो चीजों का रेट उसी लेवल पे मेंटेन रहेगा। लेकिन कहीं भी डिमांड और सप्लाई में अगर डिफरेंस आता है, तो शेयर के रेट में भी अंतर आएगा।
अब बोले सर ये तो इकोनॉमिकल टर्म हुआ, आसान लैंग्वेज में हमारी समझ में नहीं आई, तो इसे बिल्कुल और आसान भाषा में समझते हैं। हम एग्जांपल लेकर के चल रहे थे टीसीएस का। अब देखो टीसीएस के शेयर बढ़ेंगे या कम होंगे ये किस पे निर्भर करेगा। 40 लोग हैं शेयर बेचने वाले, सेल करने वाले, ठीक है, और 80 लोग हैं शेयर खरीदने वाले या शेयर बाय करने वाले। अब एक चीज देखो, 40 लोग बेचने वाले हैं और 80 लोग खरीदने वाले हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा है, यहां डिमांड जो है वो ज्यादा है और सप्लाई वो कम है। जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई किसी चीज की कम है तो शेयर का जो रेट होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप इंक्रीज होगा ही होगा। यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी हमें भाई। जब खरीदने वाले कम हैं, बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले ज्यादा हैं तो शेयर का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब एक चीज देखते हैं कि अगर कंडीशन उल्टी हो जाए, 80 लोग हों बेचने वाले और मात्र 40 लोग हों खरीदने वाले, अब क्या होगा। अब देखो यहां डिमांड तो कम हो गई भाई, लोग कम है लेने वाले, लेकिन सप्लाई जो है वो बढ़ गई, तो यहां जो शेयर का रेट होगा वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना है, जिसकी समझ में ये पॉइंट आ गया वो ये समझ लो कि शेयर मार्केट के आधी नॉलेज उसे आ गई, क्योंकि ये एक बेसिक फंडा है शेयर मार्केट का, इसी पे शेयर मार्केट चलता है भाई। डिमांड एंड सप्लाई हर इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करती है। सेम कंडीशन यहां की है। अब बात करते हैं हम कि चलो एक बार हमारे शेयर बिक गए, टीसीएस अपने पैसे लेकर के अलग हो गया भाई। अब ये सेलर और बायर आपस में ही शेयर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं और रेट उनके आपको पता है किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अब एक चीज होती है मार्केट में, लोग बोलते हैं टिप दे दो। टिप नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक चीज बताइए, पैसा मेरा, इन्वेस्टमेंट मेरा, मैं किसी दूसरे के दिमाग से इन्वेस्ट क्यों करूंगा भाई? क्या मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों ना हम उस चीज का ज्ञान लेकर के अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करें। तो टिप के भरोसे एक तो कभी नहीं रहना है, क्योंकि मार्केट में कोई टिप होती ही नहीं है। अभी देखिए एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, ये तो आपको पता है रूस। अच्छा अभी हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ये सारी चीजों की अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक मोटा आइडिया ये लेकर के चल रहे हैं हम। ये अभी हमें कुछ नहीं पता, इस सारी चीजों की हम बातें फर्दर और आगे जब समझेंगे सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होती है। लेकिन इनका अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं, इनका एक पर्टिकुलर एक रेट होता है और वो रेट कम हुआ है। कल में ऐसा क्या हो गया कि आज मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो उनका रेट कम हो गया भाई। कुछ तो हुआ होगा। आप लोगों ने एक न्यूज देखी है, रशिया और यूक्रेन में इस समय थोड़ा सा तनातनी चल रही है। देखिए आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? मतलब है मार्केट बढ़ने के लिए मार्केट स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट स्टेबल नहीं है, मतलब कि मार्केट जो है वो सदा हुआ नहीं है, कमजोर है, तो वो कभी भी बिगड़ सकता है। और स्टेबल मार्केट जब भी हो सकता है जब पॉलिटिकल कंडीशन किसी भी कंट्री की वो स्टेबल हो। अगर कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है तो सीधी सी बात है कि परफॉर्मेंस पे उससे अंतर आएगा और परफॉर्मेंस से शेयर की वैल्यू पे भी अंतर आएगा। ये सारी चीजें खैर हायर लेवल की हैं, जब हम आगे समझेंगे तब आप चीजों को कनेक्ट करना सीखेंगे कि कैसे रशिया और यूक्रेन के आपसी रिलेशंस की वजह से शेयर मार्केट में डिस्टर्बेंस है। इसी पॉइंट को देखे हुए बहुत से लोगों ने एक चीज बोली कि सर 2014 से, फिर दोबारा से आप बात को नोटिस कर लीजिए, 2014 से शेयर मार्केट अच्छा बूम पर है।
मीन शेयर मार्केट में क्या है, बूम है। अब यहां लोग कुछ जोड़ते हैं कि 2014 में तो मोदी जी आए थे, तो क्या मोदी जी ने स्टेबल कर दिया शेयर मार्केट? देखिए, मोदी जी के हाथ में शेयर मार्केट को स्टेबल करना नहीं है, न मोदी जी ने आकर के मार्केट को बढ़ा दिया। लेकिन आपको यह याद होना चाहिए कि मोदी जी की जो सरकार आई वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मतलब कि एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। और स्टेबल गवर्नमेंट मार्केट रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर गवर्नमेंट अस्थिर है तो मार्केट उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा जितनी अच्छी तरीके से कंपैरेटिव टू स्टेबल गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी चीजें। तो 2014 से शेयर मार्केट का में स्टेबिलिटी का रीजन कुछ हद तक गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं। तो यहां से हमें चीजों को, इन सारी चीजों को अभी हम फर्दर ऑन आगे समझेंगे कि कैसे चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और एक चीज के डिस्टरबेंस होने पे कैसे रेट्स में इंप्लीमेंट हो जाता है। यहां हम लोग, अच्छा बहुत देर से हम लोग शेयर की बात कर रहे हैं। असल मायने में जितना छोटा ये वर्ड है उतने ही बड़े इसके मायने हैं। शेयर की कई सारी फॉर्म होती हैं। देखिए कैसे होता है। एक होता है इक्विटी, एक होता है एफ एंड ओ। हम इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। कमोडिटी, करेंसी मार्केट, ये सब फॉर्म्स होती हैं। हम इन फॉर्म्स में चीजों को खरीद सकते हैं। देखिए इक्विटी क्या होती है, इक्विटी भी एक शेयर की फॉर्म होती है जिसे में कि दो तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसको भी अभी हम समझेंगे। एक तो होता है डिलीवर्ड और एक होता है इंट्राडेड। डिलीवर्ड और एक इंट्राडे। ठीक, एफ एंड ओ क्या होता है? देखिए हाँ, यहां एक चीज समझने वाली है। मैं आपको पर्सनली एक चीज सजेस्ट करूंगा कि एफ एंड ओ को छोड़ करके आप बाकी इनमें से किसी पे भी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि एफ एंड ओ एक तरीके से जुआ कह सकते हैं आप। अब पहले समझते हैं एफ एंड ओ होता क्या है। एफ एंड ओ एक तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन है। क्या बोलते हैं इसे? फ्यूचर एंड ऑप्शन। जैसा इसके नाम से क्लियर है, इसमें हम एक प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन मतलब पूर्वानुमान करते हैं। इससे हमें अभी थोड़ा सा बचना है एफ एंड ओ से। अच्छा, कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी में वो सारी चीजें हम खरीदते हैं जिनकी फिजिकल वैल्यू तो हमें नहीं मिलती, लेकिन उनकी एक वर्चुअल वैल्यू हमें मिलती है। जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दीज ऑल थिंग्स। सेम होता है करेंसी मार्केट में। करेंसी मार्केट में हम किसी भी देश की करेंसी को खरीद सकते हैं, ये प्रिडिक्ट करते हुए कि वो आगे बढ़ेगी या कम होगी। जो भी हमें ऑप्शन लगता है उस हिसाब से हम करेंसी मार्केट में। तो एक एक करके इन सारी चीजों को एक बार देख लें। पहले इक्विटी से शुरुआत करते हैं। देखो इक्विटी होता क्या है? असल में इक्विटी शेयर का ही एक फॉर्म है। यहां पर भी हम दो तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहां से हमें इन्वेस्टमेंट के तरीकों के बारे में पता लगेगा। एक तो होता है डिलीवरी और एक होता है इंट्राडे। पहले इन दोनों में अंतर समझिए। देखिए
इंट्राडे जो होता है यहां पे हम सेम डे शेयर खरीदते हैं और उसी दिन उसको बेच देते हैं। अच्छा, हमने शेयर खरीदा किसी रेट पे, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि वो बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, लेकिन शाम होने तक अगर वो नहीं बढ़ा, मार्केट क्लोज हो जाती है 3:30 बजे, अगर तो हमने अगर अपना शेयर बेचा नहीं, हम इस होप में है कि हमारा शेयर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो एट द टाइम ऑफ एंड शेयर अपने आप बिक जाएगा इसमें। मतलब कि लास्ट में फिर हमारी परमिशन की नीड नहीं होती है। अगर आपने शेयर नहीं बेचा है तो वो सेम डे जब मार्केट क्लोज होगा तो उस समय उसका जो रेट होगा वो उस पर आपको बेचना ही पड़ेगा। जबकि डिलीवरी में आपको एक फॉर्म ऑफ डिलीवरी, मतलब कि आपने शेयर लेकर के अपने पास रख लिया है। अंतर समझिए, यहां आपने शेयर लिया नहीं है, आपने केवल उस शेयर पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहां वो शेयर लेकर के हमने रख लिया, तो हम उसे सेम डे तो बेच ही नहीं सकते। कहने का मतलब है कि अगर आज मैंने टीसीएस का शेयर खरीदा है तो मैं उसको आज ही नहीं बेच सकता। आफ्टर सेम डे इसे आप कभी भी बेच सकते हैं, आफ्टर 1 डे, 2 डे, 1 ईयर, 2 ईयर, जितना आप चाहे मैक्सिमम से मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 दिन तो आपको होल्ड करना ही होगा अगर आप डिलीवरी में कर रहे हैं तो। वहीं इंट्राडे में सेम डे शेयर का रेट ओपन होता है, हमने शेयर खरीदा, किस मौके पे हमने शेयर खरीदा इसमें वो बहुत जरूरी है। पूरे दिन में जब शेयर का लिस्ट, अच्छा एक बात बताइए, मौका तो आप समझ रहे होंगे ना कि क्या कहना चाह रहे हैं। मौका वही होता है कि कब शेयर का रेट कम है, क्योंकि एक बात बताइए, कम प्राइस पे किसी भी चीज को खरीद के ज्यादा पे बेचेंगे तब फायदा होगा, या हम ज्यादा पे खरीद लें और उसके बाद फिर उसे कम पे बेचें। भाई सीधी सी बात है, कम पे खरीद करके ज्यादा पे बेचेंगे तो हमें फायदा होगा। तो हम उसी मौके की तलाश देखते हैं इंट्राडे में कि कब शेयर का रेट सबसे कम हुआ, जब शेयर खरीदा और जैसे शेयर का रेट बढ़ा उसको बेच दिया हमने, जो भी फायदा हुआ वो ऑन अ डे हो गया। जबकि डिलीवरी में हमारे पास शेयर को हमें रखना होता है। तो अगर हम एक तरीके से बोले तो जो डिलीवरी की फॉर्म है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मींस कि अपना पैसा लगा करके उसको बढ़ाने के लिए हमने छोड़ दिया। अभी हमारा पैसा जो है वो क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, दूध पी के वो अभी और बड़ा होगा। तो यहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया। जबकि इंट्राडे पे हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं यहां, ट्रेडिंग। तो अब एक चीज बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में अंतर होता है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। देखिए, ट्रेडिंग इंट्राडे पे असल मायने में वो लोग काम करते हैं जो इसे फुल टाइम बिजनेस की तरह करते हैं। उनके पास पूरा दिन है देने के लिए, पूरे दिन मार्केट को वॉच आउट करते हैं, नजर बनाए रहते हैं मार्केट पर, वो लोग इंट्राडे करते हैं। अब कुछ लोग हैं जिनके पास डेली मार्केट देखने का टाइम नहीं है, रोज मार्केट नहीं देख सकते कब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है कब कम हो रहा है, तो वो लोग डिलीवरी फॉर्म में करते हैं। अच्छा, अब एक चीज यहां समझने वाली है कि ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, तो इससे इन लोगों को क्या फायदा हो रहा है। इन लोगों का मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हुए, बोर्ड हुए, इंडियन गवर्नमेंट हुई। तो यकीन मानिए आज की दुनिया में बिना फायदे के कोई किसी का कुछ काम नहीं करता। जब ये हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे कमाई में से इनके पास भी जा रहा होगा, और वो बिल्कुल जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। टैक्स की फॉर्म में वो कहां जाता है, इंडियन गवर्नमेंट के पास। जबकि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो अपना ब्रोकरेज आपसे साथ की साथ ले लेते हैं। वहां ब्रोकरेज के लिए मतलब आपने अकाउंट, जैसे ही आपने कोई भी शेयर खरीदा या बेचा, उसकी जो भी ब्रोकरेज होगी वो साथ की साथ ही अकाउंट में से आपके में से काट लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को भी अपना फायदा होता है।
इसी सारे बेसिस पे मार्केट आगे बढ़ता है। आज हमने इक्विटी को समझा, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की और जो सारी चीजें हैं F&O, कॉमोडिटी, करेंसी मार्केट, इन सारी चीजों पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।